हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू डिकोड एग्जाम। सबसे पहले आपको विश करूंगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 7 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और एआरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ आपका सीसैट पेपर प्लस आपका करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा प्रीलिम्स में। तो जीएस पेपर भी होगा आपका GS1 GS2 प्लस करंट अफेयर। जब हम मेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी होंगे। साथ ही साथ किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन आपका गलत है ये आपको बताना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है तो आप वीडियो को पॉज करके जिस लैंग्वेज में भी आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज में पढ़ लीजिए। यहां पर दिया गया है इन 185 BC, याद रखिएगा, द लास्ट मौर्यन किंग वॉज किल्ड बाय द पुष्यमित्र सुंग हु स्टार्टेड द सुंगा डायनेस्टी। पहला स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जो लास्ट मौर्यन किंग था बृहदर्थ, पता होना चाहिए आपको, उसको किसने मारा था, पुष्यमित्र सुंग ने मारा था और उसके बाद उसने सुंग डायनेस्टी की नींव रखी थी, जो कि बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, सुंग वंश के अधीन क्षेत्र दक्षिण में मदुरई तक फैले हुए थे। यहां पर दक्षिण में मदुरई तक फैले हुए थे सुंग डायनेस्टी, बताइए ये गलत है। अगर हम देखें सुंग वंश के अधीन क्षेत्र जो हैं वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार रीजन में फैले हुए थे। तो यहां पर कौन सा आपका गलत स्टेटमेंट है, सेकंड जो है वो गलत स्टेटमेंट है। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर प्रश्न आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कौन सा गलत है। पहला तो सही है। जब हम बात करते हैं सुंग डायनेस्टी की तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसको मैं अभी आपको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। जैसे पूछा जाता है, जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं कि सुंग डायनेस्टी की नींव किसने रखी, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र सुंग ने रखी, ठीक है। इन्होंने जो लास्ट आपके मौर्यन किंग थे बृहदर्थ, उनको मारा और फिर सुंग डायनेस्टी की नींव रखी। तो इतनी चीज क्लियर है। बृहदर्थ का भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराया गया था, पुष्यमित्र सुंग द्वारा कराया गया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है, तो आप याद रखिएगा अयोध्या इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। महाभाष्य की रचना किसने की थी, बताइए, पतंजलि ने, जो कि किसके दरबार में थे, किसके समय में थे, पुष्यमित्र सुंग के समय में थे, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग के जो पुत्र थे उनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कालिदास ने किसके बारे में लिखा है, अग्निमित्र के बारे में लिखा है। अभी ये सारी चीजें हम प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए यही सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या किसने की थी, मैंने आपको बता दिया। जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ, उसको किसने मारा था, पुष्यमित्र सुंग ने मारा था। फिर सुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए, पुष्यमित्र सुंग द्वारा की गई थी। सुंग राजवंश की स्थापना कब की गई थी, तो 184 याद रखिएगा, ठीक है। सुंग राजवंश किस कुल से संबंधित था, तो ये ब्राह्मण कुल से संबंधित था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको आसान लग रही होगी लेकिन ध्यान रखिएगा ये ब्राह्मण वंश से संबंधित था, ठीक है। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित कौन थे, तो पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य किसने लिखी है, बताइए, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई है।
किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंदा था? तो बताइए, साकेत और माध्यमिका को रौंदा था किसने? यवनों ने। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? महाभाष्य से मिलती है, ये याद रखिएगा। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा, ठीक है, कुसुम ध्वज, पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था यवनों ने? तो ये गार्गी संहिता से ये जानकारी मिलती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में रिपीट हो जाए। आगे देखते हैं, अयोध्या लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? धनदेव ने। याद रखिएगा, जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अयोध्या इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण किसने कराया था? तो आप धनदेव का नाम बताएंगे। अगर पूछेगा कि किस चीज की जानकारी मिलती है तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, इसकी जानकारी हमें वहां से मिलती है। लेकिन इसको उत्कीर्ण किसने कराया था? धनदेव ने, ये याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के समय कौशल प्रांत का राजपाल कौन था? तो वो कौन था? वो धनदेव था। याद रखिएगा, जो कौशल प्रांत का राजपाल धनदेव था, ठीक है, उसी ने अयोध्या इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण कराया था। इतनी चीजें याद रहेगी आपको। जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख किया गया है? तो कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 36, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? तो विदिशा को। ये याद रखिएगा, किसको? विदिशा को। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय यवनों के आक्रमण के संबंध में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो अभी तो हमने 2 ग्रंथों के बारे में डिस्कस कर ही लिया था। कौन कौन से? महाभाष्य पतंजलि के, ठीक है, फिर गार्गी संहिता के बारे में मैंने आपको बताया। अब याद रखिएगा मालविका अग्निमित्र, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा लिखी गई है, जिसमें जो कालिदास है वो अग्निमित्र के बारे में बताते हैं। वह कौन शुंग राजवंश का 9वां शासक था जिसने राज दरबार में यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलिडोरस विदिशा आया था? तो बताइए, हेलिडोरस किसके समय में विदिशा आया था? अगर ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? भागवत, या फिर आपको दिया रह सकता है भागपद्र, ठीक है, अथवा भागभद्र, ठीक है, ये याद रखिएगा, भागवत का नाम याद रखिएगा। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम विदिशा की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? तो विदिशा को, ठीक है। हेलिडोरस जो था वो कहां आया था? विदिशा में आया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, हेलिडोरस विदिशा आया था। हो सकता है इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, किसके समय में आया था? तो भागवत के समय में आया था। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, ठीक है। और देवभूति को कौन मारता है? देवभूति को वासुदेव मारता है, जो जिसने की आपके गण वंश की स्थापना की थी। अभी हम देखते हैं इसको। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वसुदेव द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? चलो, शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता है? स्तूपों को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भरूच स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1873 में कनिंघम ने भरूच स्तूप की खोज की थी। भरूच स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वेदिका का और तोरणों का निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरूच स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में किस शुंग शासक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो धनभूति, ये भी याद रखिएगा। किसका उल्लेख मिलता है? धनभूति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शुंग काल में हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इन्होंने स्तूप के चारों ओर वेदिकाओं का निर्माण कराया था शुंग वंश में, ठीक है। शुंग वंश के जो राजा थे उन्होंने निर्माण कराया था वेदिका का, ठीक है। चलो, सांची के महास्तूप के पाषाण वेदिका का निर्माण किस समय में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। बेसन नगर विदिशा से प्राप्त हेलिडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ है? शुंग काल में हुआ है। अब याद रखिएगा, हेलिडोरस कहां पर आया है? बेसन नगर विदिशा में आया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भागवत के समय में आया है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। गरुड़ स्तंभ किससे रिलेटेड है?
हेलिडोरस से रिलेटेड है। चलो, सुंग काल में निर्मित बहुसंख्य मिट्टी की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास, ठीक है। अब यहां पर एक बार देख लो तुम लोग, मैं ऐसे ही आपको क्विक रिवीजन कराती हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको काउंट करना शुरू करो। देखो कितने पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं, बस 1 मिनट का समय दो। जैसे ही आपको सुंग वंश लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सुंग वंश की स्थापना किसने की है? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र सुंग ने की है। किसको मार के की है? जो लास्ट मौर्यन किंग था आपका, उसका नाम था बृहदर्थ, उसको मारा और सुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। ये याद रखिएगा 184, ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। उसके बाद याद रखेंगे आप पुष्यमित्र सुंग के समय कालिदास ने मालिका अग्निमित्र लिखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। अब देखिए आपकी परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि यवनों ने आक्रमण किया था, इसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से, गार्गी संहिता से, और किससे? मालिका अग्निमित्र, जिसको कि कालिदास ने लिखा था, वहां से हमको ये जानकारी मिलती है कि यवनों ने आक्रमण किया था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि जो सुंग वंश है ये एक ब्राह्मण वंश था, ये भी याद रखिएगा। फिर क्या आपको याद रखना है, जब हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र सुंग की, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ किसने कंडक्ट कराया था? पुष्यमित्र सुंग ने कंडक्ट कराया था। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन को किसने उत्कीर्ण कराया था, किसने लिखवाया था? तो आप धनदेव का नाम याद रखेंगे, जो कि उस समय कौशल के राजपाल थे। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको बता दिया। पतंजलि याद रखिएगा, पुरोहित थे। फिर यहां पर हमने क्या बात की आपसे, पुराणों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग कितने वर्ष तक रहे थे? 36 वर्ष तक, 36 वर्ष तक, ठीक है। फिर पुष्यमित्र सुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाई थी? तो विदिशा को बनाई थी। अब जैसे ही विदिशा आए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए हेलियोडोरस की बात, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, हेलियोडोरस जो है वो किसके समय में आया था? भागवत के समय में आया था। गरुड़ स्तंभ किससे रिलेटेड है? हेलियोडोरस से रिलेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। सुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये देवभूति था, ये याद रखिएगा, देवभूति या देवभूमि, याद रखिएगा। चलो, इसके बाद मैंने आपको बता दिया देवभूति की का मर्डर किसने किया, हत्या किसने की है? वसुदेव ने की है, जिन्होंने अभी कर्ण वंश की स्थापना की है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखिएगा विदिशा का निर्माण इन्होंने कराया है, चाहे हम भरूत स्तूप की बात करें, सारनाथ स्तूप की बात करें, ठीक है। तो ये सब सुंग वंश में इनकी स्थापना हुई है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था ना, यहां पर देखिए वेदिका का निर्माण इन्होंने कराया है। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा कि जब हम भरूत स्तूप की बात करते हैं तो भरूत स्तूप में किसके नाम का उल्लेख है, किस सुंग राजा के नाम का उल्लेख है? तो धनभूति, ये याद रखिएगा, ठीक है, धनभूति का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भरूत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी, ये भी याद रखिएगा, 1873 के समय। अब आपको ज्यादातर चीजें मैंने बता दी जहां से प्रश्न बनते हैं, और भी कई चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती चलूंगी। देखो, अब यहां पर इस वंश को हम देखते हैं, कर्ण वंश को हम देखते हैं। कर्ण वंश के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए। सुंग वंश के पतन के बाद इसने मगध पर शासन किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो लास्ट रूलर था सुंग वंश का, उसको वसुदेव ने मारा और उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना की, ठीक है। वे प्राचीन भारत में जैन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे, ये गलत है। ये भी ब्राह्मण वंश से ही संबंधित थे। हम सुंग वंश की बात करें, कर्ण वंश की बात करें, ये दोनों ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, तो ये गलत हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो केवल एक सही है, ठीक है। क्लियर है क्लास? ओनली वन इज करेक्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कर्ण राजवंश की हम बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद करा देती हूं। देखिए, सबसे पहले कर्ण राजवंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने की, मैंने आपको बता दिया है। कर्ण राजवंश की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 72 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। अब पुराणों के अनुसार कर्ण वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था?
ये याद रखिएगा, पुराणों के अनुसार। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने कितने सालों तक शासन किया था, तो 36, ठीक है। उसी तरीके से पुराणों के अनुसार कितने कर्ण वंश के राजा थे, तो वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। याद रखिएगा, जो सुशर्मा थे वो कर्ण वंश के आखिरी राजा थे, ठीक है। अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मा थे। पहले कौन थे, वसुदेव थे, याद रखिएगा। कर्ण राजवंश की राजधानी कहां पर थी, पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। कर्ण राजवंश की समाप्ति कब हो गई, तो 27 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। तो 72 से 27 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। यहां पर वसुदेव का नाम याद रखिएगा, ठीक है, और यहां पे सुशर्मा का याद रहेगा। चलो अब कलिंग की चेदी राजवंश की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो महामेघ वाहन ने, ठीक है, महामेघ वाहन ने। अब चेदी राजवंश की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो खारवेल से बनता है। खारवेल, ठीक है, खारवेल से बनता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो आप खारवेल के बारे में बात करते हैं। चलो हम प्रश्न देख लेते हैं। चेदी शासक खारवेल का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ, तो 44 ईसा पूर्व। किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, याद रखिएगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, तो उदयगिरी की पहाड़ियों में है। चेदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था, ये जैन था, ठीक है। अब हम खारवेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा, ये जैन फॉलोवर था। चेदी शासक खारवेल ने किस स्थान से एक नहर का निर्माण करवाया था, तो तनसुली से कलिंग तक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो चेदी शासक खारवेल था उसने एक नहर का निर्माण कराया था, कहां से, तनसुली से कलिंग तक, ठीक है, तनसुली से कलिंग तक। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं। क्लास अब ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश देखे, बस अभी इतना ही याद कर रखना तुम लोग, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको रिवाइज भी कर सकते हो अपनी किसी बुक से। अब कल की क्लास में हम लोग सातवाहन डायनेस्टी देख लेंगे ताकि वो भी आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चोल डायनेस्टी हमने देखा, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनता है। देखिए मैं फिर आपसे एक बात क्लियर कर दूं क्लास, मैं पूरा सिलेबस तो आपको नहीं पढ़ा सकती, लेकिन हाँ मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको वेरियस टॉपिक्स रिवाइज करा सकती हूँ, खासकर वो टॉपिक्स जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। मैं फिर हमेशा एक चीज कहूंगी कि हम क्या करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे। हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के, डिफरेंट स्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से मैक्सिमम क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और उसी को रिवाइज कर सकते हैं। बार बार मैं आपको रिवाइज करा सकती हूँ, ये काम मैं कर सकती हूँ आपके साथ मिलकर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैंने पेपर बनाया है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही पेपर में आएगा, इसी को पढ़ लो, तो ये गलत होगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते चलिए, साथ ही साथ अपना भी रोज कुछ डेली का कुछ टारगेट बनाइए। दोनों टारगेट को एक साथ रख के चलिए। क्लास में फिर कहूंगी बस कुछ दिन की बात है, जिस दिन प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया ना, जिस दिन प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस पढ़ने की इच्छा आपके अंदर खुद आ जाएगी। कोई दूसरा आपसे नहीं कहेगा कि पढ़ो तुम्हारा मेंस है, आपको खुद लगेगा कि मुझे पढ़ना है। और जिस दिन मेंस क्वालिफाई हो गया ना, तो किसी को आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि इंटरव्यू की तैयारी करो, आप खुद इंटरव्यू की तैयारी करने लगोगे। तो हमेशा याद रखिए, पहले अब अपना टारगेट प्रीलिम्स बनाइए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, ठीक है, और उसके बाद परिणाम ईश्वर पर छोड़िए। लेकिन पुट योर 100%, जब आप अपना 100% देते हैं ना, तो आपको खुद अपने अंदर से संतुष्टि मिलती है। और जीवन जो होता है ना, खुद के लिए होता है। एक चीज याद रखिए, कोई आपको आकर कुछ भी बोल के चला जाएगा, लेकिन जब आप अंदर से मजबूत होंगे ना, आपको लगेगा कि मैंने परिश्रम किया था, मैंने अपनी तरफ से वफादारी रखी थी, ठीक है। अब संसार को कुछ भी लगे कि मैंने मेहनत की, नहीं की, आलस किया, क्या किया, तो मैं सबको सफाई देने नहीं जा रहा या नहीं जा रही। तो अपना परिश्रम करिए, पुट योर 100%, अपना जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। उसके बाद अपने परिणाम को ईश्वर के हाथ में रखिए, जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा जीवन में, बस इतना मान के चलिए।
सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपने आप से खुद से कहिए कि मेरे अगल बगल जो भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। हमेशा ये सोचिए, जीवन में आपके हमेशा अच्छा ही होगा, सोचिए अच्छा। देखिए, होता है कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं, इंसान को लगता है कि अब आगे क्या, लेकिन जीवन चलता है, निराश होने से कुछ भी नहीं होता है। आपको फिर कहूंगी, जिन्होंने आरओ एआरओ का प्रीलिम्स जिनका नहीं अच्छा हुआ है, वो मेंस पे तो अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं निकल पाएगा आरओ एआरओ का प्रीलिम्स, तो आप पीसीएस के प्रीलिम्स पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। एकदम निराश मत होइए। रोने से, उदास होने से जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है, और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दुखी हैं, कि आप क्या हैं। हाँ, हो सकता है आपके माता पिता को आपको दुखी देखकर दुख हो, लेकिन उससे ज़्यादा किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लिख लीजिए अपने आंखों के सामने कि मेरे उदास होने से, मेरे दुखी होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों दुखी होना। अगर जीवन में मेरे हाथ में अपना भविष्य बनाना है, तो क्यों ना अपना भविष्य बनाया जाए, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, थोड़ा सा आप लोग से डिस्कस करती हूँ तो एक बात बोलूंगी कि जीवन में दुख आना, इसको आप नहीं टाल सकते हैं, ठीक है। दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन अब आपको उस दुख में कितना सफर करना है, ठीक है, ये आप डिसाइड करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए। आप किसी के साथ कुछ गलत हो गया, वो जिंदगी भर रोए, अरे हमारे साथ खराब हो गया, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारे साथ जीवन में हमेशा रोने से कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में। एक दो दिन लोग आएंगे, बैठेंगे, हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, बहुत दुख है आपके जीवन में, मान रहे हैं, नहीं 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 अच्छा हो रहा, हमने देखा था आप कितना, उससे कुछ भी नहीं होगा। दुख आना जीवन में सबके आता है, लेकिन अब आपको कितना सफर करना है और कितना आगे बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। तो हमेशा खुश रहिए, हमेशा अच्छे से रहिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आरओ एआरओ का दुख अगर किसी के जीवन में है तो उसको साइड में करो, झाड़ू लगा के हटाओ उसको किनारे। और प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आ गया है तो उसको ध्यान में रखो, ठीक है। यही जीवन में आपको आगे ले जाएगा। उसको पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर समय बीतता जाएगा, अगला साल आएगा, फिर उसके बाद वाला साल आएगा, ऐसे ही। तो अब ध्यान दो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रवचन दे दिया आप लोगों को, बोलने लगो तो फिर होता है कि चलो प्रश्न पे ध्यान दो। तो चलिए ठीक है क्लास, तो बस आपसे यही कहना है कि पढ़ते रहिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि टॉपिक्स को आपको आसान तरीके से समझा दिया जाए। अब ये प्रश्न जो है ये PYQ है, ये पास्ट ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो पूछा गया, डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडिया स्टार्टिंग ऑफ 1 जून, मिल इन रिसरा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बनी है बॉम्बे में, ठीक है। कब, अगर आप देखेंगे तो 1854 के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले टेक्सटाइल मिल आई है, कपड़ा मिल आई है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जूट मिल आई है रिसरा में। अब यहां पर देखो, ये एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहां पर अभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया है। अगली बार हो सकता है आपको सुमेलित करने को दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहां पर थी, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, बॉम्बे में, ठीक है। कब लगी थी, इस क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1854 में। जूट की बात करेंगे हम तो आप क्या बताएंगे, रिसरा बताएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। ये 1855 में, ठीक है, 1855 में याद रखिएगा। स्टील इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो ये 1874 में, ठीक है। और शुगर इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो ये 1903 में। अब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहले 4 हो जाएगा, तो भाई ये तो आंसर आपको मिल गया, 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना,
आपकी ही परीक्षा में पूछा गया है, आरओ में या फिर यूपीपीसीएस में, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न मैंने कहीं पर देखा है कि पूछा गया था कि भारत में सबसे पहला चीनी उद्योग का विकास कहां पर हुआ था, ये प्रश्न था। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला चीनी उद्योग का विकास 1903 में हुआ था। कहां पर? देवरिया, प्रतापपुर में। वहां पे ऑप्शन में प्रतापपुर दिया था। तो आज अगर अभी तक आपको नहीं याद है तो लिख लो, 1903 में सबसे पहला चीनी उद्योग का विकास हुआ है। कहां पर? देवरिया में, प्रतापपुर में। इसको नोट कर लो, अगर आने वाली किसी भी परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। 1903 प्रतापपुर, देवरिया, ठीक है, चीनी उद्योग का विकास हुआ है। 1874 में याद रखिएगा पहला स्टील प्लांट एस्टैब्लिश किया गया था। कहां पर? कुल्टी, झरिया में। याद रखिए, कुल्टी, झरिया लिखो। कुल्टी कहां पर है? झरिया में है, यहीं पर 1874 में, ठीक है, सबसे पहला स्टील उद्योग, मतलब स्टील इंडस्ट्री आपकी लगाई गई थी, ठीक है। 1855 में मैंने आपको बता दिया है जूट मिल, और 1854 में आपका कॉटन, सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए मिनरल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ ओर दिए गए हैं, नहीं, इंडस्ट्रीज दी गई है, मिनरल्स दिए गए हैं और किन इंडस्ट्रीज में इनका यूज है ये दिया गया है। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न देखो, कोल से, आयरन से, एल्यूमिनियम से, अभी 2024 में एल्यूमिनियम के बारे में पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद मिनरल्स से, ठीक है, टिन कहां पाया जाता है, बॉक्साइट कहां पाया जाता है, कोयला कहां पाया जाता है, खादान कहां पर है, ये सारे प्रश्न बनते हैं ज्योग्राफी में, मानते हो? इसको मैं आने वाली क्लास में पक्का रिवाइज कराऊंगी। अभी इस प्रश्न को देख लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं विद ट्रिक के साथ रिवाइज कराऊंगी ताकि यहां दिमाग में बैठ जाए आप लोगों के। अब ध्यान देना, लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइड और मैग्नीज। जो बॉक्साइड होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है और जो बॉक्साइड होता है वो हल्का होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, याद रखिएगा। तो सी का थर्ड मुझे जैसे ही पता है तुरंत मुझे आंसर ए मिल जा रहा है। लाइमस्टोन की बात करेंगे तो लाइमस्टोन तो जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होगा। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर आपको पता है इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज होता है, बॉक्साइड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, और मैग्नीज का यूज स्टील में किया जाता है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब देखो क्लास, यहां पर डिस्कस करते हैं क्या बोला गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, अब तो आप लोगों को याद होगा, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, बिल्कुल सही है। सहायक संधि 1863 दिया गया है। भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिकार, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, ठीक है, एकदम एक ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना। अच्छा, यहां पर आपको पता है कि पहले ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली थी ट्रेडिंग की, ठीक है। 1813 में क्या किया गया था, जो मोनोपोली थी उसको समाप्त किया गया था। बोलो, मोनोपोली को समाप्त किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी भी इनकी जो मोनोपोली थी वो टी में, चाय के ट्रेडिंग में और चाइना के साथ बरकरार थी, जिसको कि आगे चल के 1833 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ये चीज पता है? तो यहां पर ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन सहायक संधि की जो बात लिखी हुई है ये गलत है, ठीक है, 1863 गलत है। सहायक संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम सहायक संधि की बात करते हैं तो हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं ना। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कहां कहां लगाई थी? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ठीक है, उसके बाद अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, और अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो 1799 का समय था, 1798 का समय था, हाँ 1798, फिर मैसूर और तंजौर आपका 1799 है। तो यहां पर गलत कौन सा है? ये वाला बी गलत है। दूसरा देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों में भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो ये तो आपको पता ही है, बक्सर का युद्ध।
याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध की हम बात करते हैं तो उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। इसे निर्णायक युद्ध कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने एक साथ मिलकर किसको किसको, अवध के नवाब को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ जो मौर्यन ये मुगल सम्राट जो था उसको हराया, मतलब मौर्यन एम्पायर को हराया, और साथ ही साथ बंगाल के नवाब को। तो तीनों जो 3 लोग एक साथ लड़ने गए थे बक्सर का युद्ध, तीनों को पराजित कर दिया था और बाद में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, ठीक है। इलाहाबाद की संधि साइन हुई। और आप देखते हैं क्लाइव क्या करता है, लाइव नहीं, क्लाइव क्या करता है, डुअल गवर्नमेंट की बात कर देता है, द्वैत शासन की। जो दीवानी राइट्स थी वो कंपनी को दे देता है कि जितना भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना है अब कंपनी कलेक्ट करेगी, और निजामत जो थी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करने का राइट निजाम को दे देता है। तो भाई जिसके पास पैसे होंगे वही तो मतलब एकदम उसी के पास तो कंट्रोल होगा पूरा, तो ध्यान दीजिएगा। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर हम इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली में आपको याद रखिएगा क्लास कि सबसे पहले ना ऐसे देखो, 1-2 चीजें याद करा दूं, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताती रहूंगी ना तो आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठती रहेगी। तो लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात कर रहे हैं तो आप सब्सिडरी अलायंस याद रखेंगे, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। ये सहायक संधि, इसमें मैंने आपको बता दिए हैदराबाद, नोट कर लो। फिर मैसूर, तंजौर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अवध, फिर पेशवा, फिर आपका भोसले हो गया और सिंधिया हो गया, ठीक है, भोसले और सिंधिया, ये याद रखेंगे आप लोग सब्सिडरी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो है, जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर है वो किसके समय में हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। और ये कब हुआ है अगर आप देखेंगे 1799 में 4th एंग्लो मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो तंजौर में सब्सिडरी अलायंस, सॉरी मैसूर में, यहाँ पे मैसूर देखिए, तंजौर नहीं, मैसूर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो मैसूर में जो सब्सिडरी अलायंस है वो कब आया है, 1799 में आया। ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो 4th एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1799 में हुआ है। और अगर हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस जो है वो मैसूर में कब आया है, 1799 में आया, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और 4th एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ आपका मैसूर साइन होता है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 2nd एंग्लो मराठा युद्ध की, एंग्लो मराठा युद्ध वो किसके समय में हुआ है, वो भी वेलेस्ली के समय में हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए पेशवा के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन होता है, ठीक है, 1802 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1801 में अवध और 1802 में पेशवा के साथ, ये याद रखिएगा जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट कहते हैं मैम एंग्लो मैसूर पढ़ा दो, एंग्लो मराठा पढ़ा दो। अरे पेपर में यही प्रश्न बनता है कि ये किसके समय पे आया है, ये युद्ध किसके समय पे हुआ है। तो ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस हो गया, सब्सिडरी अलायंस में ही हमने देखा सहायक संधि में कि मैसूर और पेशवा, ठीक है। तो मैसूर और पेशवा, तो मैसूर की बात करेंगे तो एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया 4th वाला, और पेशवा की बात करेंगे तो 2nd एंग्लो मराठा युद्ध हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा। अब यहां पर देख लेते हैं कितना अच्छा प्रश्न है, ये पहले के पेपर में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है यहाँ पे, 21, 25, 30, 35। तो जल्दी से बता दो 35 साल किसकी होगी, प्रेसिडेंट की होगी ना। तो डी का फर्स्ट एक ही जगह, बहुत आसान प्रश्न है, तो जल्दी से टिक लगा दो 2। हम देख लेते हैं, जब 21 की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है। जब हम 25 की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ असेंबली, तो बी का 3rd, और 30 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ए आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर है ना क्लास, कहीं पर भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। और ये भी जरूर बता दिया करिए कि क्लास अच्छी लग रही है कि खराब लग रही है, ये भी बता दिया करिए। चलो ये देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो याद रखिएगा केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ना,
वो किस में निहित होती है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों नहीं। हमारे संविधान के अनुसार जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होती है वो निहित होती है प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 53। तो यहां पर ओनली 1 इज द राइट आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में बैठते हैं। ये चीज़ याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मैम, अब वो रीजनिंग लगा रहे थे कि मैम आपने बताया था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो तो रबड़ स्टैम्प होता है, प्रेसिडेंट जो होता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करता है, तो आर्टिकल 74 के अनुसार तो प्राइम मिनिस्टर का भी रोल होगा। नहीं, यहाँ पर बोला गया है एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के हाथ में होती है और ये आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होइएगा इन सब चीजों में। अब यहां पर ये देखो, मॉन्यूमेंट दिया है, बिल्डर दिया है। ये प्रश्न जो था इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट मानूंगी। अटाला मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल और अदीना मस्जिद। अब इसको आप लोग रट लो क्योंकि हर चीज बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ने बैठोगे तो कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। आपको बस ये याद रखना है, जौनपुर में ना आपका है अटाला मस्जिद। अगर जौनपुर जाओगे तो वहां पे अटाला मस्जिद देखने को मिलती है। मुझे तो मेरी माता जी ने बताया था कि देखो बेटा ये अटाला मस्जिद है। ठीक है, तो अटाला मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किसके समय में हुआ था? तो ये सर्की के समय में हुआ था, इब्राहिम शाह सर्की। तो यहां पर ए का सेकेंड ही पता है। चलो, तो ये 2 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखते हैं क्या दिया गया, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल और अदीना मस्जिद पांडुआ। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं अदीना मस्जिद पांडुआ, तो ये वली मोहम्मद के समय पे, एक बार मैं चेक कर लेती हूं, नहीं सिकंदर शाह के समय में, देख लीजिए सिकंदर शाह के समय में। ठीक है, अदीना मस्जिद जो है वो सिकंदर शाह के समय में, तो डी का थर्ड यहां पर है। ठीक है, फिर उसके बाद कदम रसूल की जब हम बात करेंगे तो ये नुसरत शाह, और बचा आपका वली मोहम्मद, तो ये छोटा सोना मस्जिद, तो बी का 4th, तो बी आपका सही उत्तर है। इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद करने वाली होती है। मुझे लगता है इस प्रश्न को याद कर लेना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि कहां से पूछा था, किस बुक से पूछा था, कहां से रेफर किया था। परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको कि आपको एलिमिनेट करना रहता है थोड़ा सा 1-2 पॉइंट से, या फिर उसमें आपको छोड़ना रहता है। तो यहाँ पर ये सबसे आसान तो यही था कि इब्राहिम शाह सर्की, जो जौनपुर वाले स्टूडेंट रहे होंगे उनको पता होगा कि अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है, तो यहाँ से उन्होंने एलिमिनेट कर लिया होगा। अब अगला देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ठीक है, भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उपदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति पर। तो यहाँ पर ये एक अच्छा प्रश्न है। भारत के संसद को जो कानून निर्माण की शक्ति जो प्राप्त है ना, वो भारत के संघ के लिए, ये सही है। ठीक है, फिर भारत के प्रदेश, उपदेश, प्रदेश में, उप प्रदेश में, सॉरी प्रदेश और उप प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, बी आपका सही उत्तर है। कहीं पर भी ऐसा लगता है कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो वीडियो को जरूर पॉज कर लिया करिए, फिर आंसर को सुना करिए। तो बी आपका सही उत्तर है। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न को देखिए यहां पर ध्यान से, पर्सन दिया है, एसोसिएटेड वर्क दिया है, डीके कार्वे, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी तक डीके कार्वे के बारे में नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा। बेथून के बारे में भी याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन सबसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए, तो ध्यान दिया करिए। और बीएम मालाबारी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला ऑप्शन, मुझे सबसे आसान यही लगता है क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं। वहां पर आपको पढ़ाया भी गया है, जो प्रश्न बना था कि
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करते हैं तो विडो रीमैरिज में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, दूसरी चीज जो इनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड थी वो ये था कि संस्कृत कॉलेज के ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। यहां पर जब कार्वे की बात करते हैं तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है विडो रीमैरिज में। जब भी विडो रीमैरिज की बात आती है, विधवा पुनर्विवाह की बात आती है, तो याद रखिएगा कार्वे जी का नाम और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम। ठीक है, फिर यहां पर आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने ही पुत्र का विवाह, देखिए यही होता है क्लास इंटेग्रिटी, आप लोग एथिक्स में पढ़ते होंगे ना इंटेग्रिटी के बारे में, कि हम जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं और वही हम सोच रहे हैं। जीवन में हम लोग जो हैं, हमारे अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, हम लोगों के सामने बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करते हैं तो अगर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था तो इन्होंने अपने ही पुत्र का विवाह एक विधवा से कराया था। ये सब पढ़ने में एक छोटी सी बात लगती है क्लास, एक छोटी सी चीज लगती है। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था राजा राम मोहन रॉय का जब हम सती प्रथा उन्मूलन की बात करते हैं। विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा खत्म करने का रूल आया। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। लेकिन अब आप सोचिए, राजा राम मोहन रॉय जो हैं, जो ब्राह्मण फैमिली से हैं, जहां पर सती प्रथा का प्रचलन है, ठीक है, और अपने ही घर में वो विरोध करते हैं सती प्रथा की, जब उनके भाई की पत्नी को, मतलब उनकी खुद की भाभी को सती किया जाता है और लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो अपने ही घर में रहकर आवाज उठाना एक बहुत ही बड़ी चीज थी। कभी भी जीवन में जब किसी ने भी किसी गलत कार्य के लिए अपनी आवाज उठाई है तो किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज गलत को सहने का आदी होता है। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है, इससे आपका हैबिट बना दिया जाता है। जब भी आप रेशनल होके सोचते हैं ना, जब आप रेशनल डिसीजन देते हैं तो कभी भी समाज आपका साथ नहीं देगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा देश तो स्वतंत्र है, लेकिन क्या हमारी सोच स्वतंत्र है, इसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, इस पे गहन अध्ययन करिएगा कि क्या हमारी सोच स्वतंत्र हो गई है, क्या हमारे अंदर अभी भी भेदभाव है, या फिर हम अभी भी उस पुरानी जो कुरीतियां हैं उनको मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों पे थोड़ा पहलू पे सोचा करिए। इंटरव्यू में बैठना है, एस्से लिखना है, ऑफिसर बनने वाले हो तुम लोग, रटो तो ठीक है, वो सही है, लेकिन ऐसी भी चीजों पे थोड़ा अध्ययन किया करिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी के कार्वे की बात हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा विडो रीमैरिज से रिलेटेड थे ये। ठीक है, तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप हमेशा याद रखिएगा, ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं कलकत्ता में। तो सी का फोर्थ सबसे आसान था। तो ये देखो, ये इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब यहां पर ये देखो ए का 1 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं BM मालाबारी और GED बेथुन की। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, जो बेथुन थे उन्होंने गर्ल्स कॉलेज एस्टैब्लिश किया था, और जो मालाबारी थे उनकी बात हम करते हैं तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया था। तो डी का थर्ड। एक मिनट, यहां पर ये रहा ना, हाँ अच्छा, ये मैंने वो किया, सही किया, इसको गलती से, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, इस पर टिक लगाना चाहिए। डी का थर्ड, तो उत्तर आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, उत्तर क्या है, डी है। एक बार देख लेते, क्या गलत कर दिया मैंने, एक मिनट क्लास, इसको ध्यान दीजिएगा। जब मैंने आपको डी के कार्वे की बात बताई तो मैंने आपको क्या बताया कि ये किससे रिलेटेड है, ये विडो रीमैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा ये दोनों ना, ये दोनों मैंने कैंसिल किया था, क्रॉस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल रह चुके हैं। सी का फोर्थ यहां पर है। ठीक है क्लास, तो देखो उत्तर आपको सीधे मिल गया, बी आपको सही उत्तर मिल गया। जब हम बात करते हैं BM मालाबारी की, तो BM मालाबारी किससे रिलेटेड है, गर्ल्स स्कूल एट कोलकाता से। और GED बेथुन की जब हम बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है आपके, ध्यान दीजिएगा, वो रिलेटेड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स कॉलेज। DA कार्वे इससे रिलेटेड है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहां, और ये 3। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। पहली बार में ही सही लगाया था, लेकिन ये पता नहीं क्या कैंसिल करके आप लोगों की
ज्ञान देने के चक्कर में गड़बड़ा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। बस जो मैंने आपको बताया है, जब भी विडो रीमैरिज की बात होगी तो आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम और यहाँ पे कार्वे जी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। जब हम बात करते हैं बेथुन की, तो इनको याद रखिएगा, इन्होंने गर्ल्स स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया था। बीएम मालाबारी की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्लास, ध्यान से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर देखो, कोलफील्ड की बात की है, तालचेर, करणपुरा, सिंगरौली, सिंगरैनी। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जब भी बात आएगी तो उमरिया, ठीक है, सिंगरौली, देखो रौली है, उमर है, ठीक है, जूही, ये सब याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, ये एमपी में हो गया। सिंगरैनी की बात करेंगे तो ये तेलंगाना में है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। करणपुरा की बात करेंगे तो ये झारखंड में है, ठीक है। तालचेर की बात करेंगे तो ये कहां पर है, उड़ीसा में है। बोलो, अब यहां पर तो दिया क्या, ये लोकेटेड कहां पर है। तो करणपुरा झारखंड कौन सा हो जाएगा, दामोदर वैली हो जाएगा। बी का फर्स्ट और चेक कर लेती हूं मैं। तालचेर उड़ीसा की बात की जा रही है तो यहां पर महानदी हो जाएगा, ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश, सोन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सिंगरैनी में आपका गोदावरी हो जाएगा। तो उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलो, ए सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखो, ये आसान प्रश्न है। 50% किसकी बात की गई है, by which constitutional amendment the number of central minister has been limited to the 15% the total number of लोक सभा। जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% पर सीमित कर दी गई है। तो बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% पर सीमित कर दी गई है। जो सदस्यों की संख्या है, इसको किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि पूछा गया है ये प्रश्न पहले भी। आगे देखते हैं हम लोग। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में, ठीक है, एक कमिटी थी जिसको कि हम स्वर्ण सिंह कमिटी कहते थे, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 51A में, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास, ये आपको याद रहेगा। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा पार्ट, तो आप पार्ट 4A बताएंगे। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, जब इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंड किया था, लेकिन जब जोड़ा गया था तो 10 थी। बाद में एक और जोड़ा गया है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसको कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलो, वही जो चीजें मैंने आपको बताई है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। हमेशा याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कुछ चीजें जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, मैं सीए बिल लिख दे रही हूं, संविधान संशोधन बिल, याद रखिएगा। इसको इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ओनली पार्लियामेंट में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर परीक्षा में आपको कहीं पर यह ऑप्शन दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो राज्य विधान मंडल में या विधान परिषद में आपके इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नो, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट,
ठीक है, अब वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, दोनों हाउसेस को इसको सेपरेटली पास करना होगा विद स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, विशेष बहुमत के साथ दोनों हाउसेस को इसे पास करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग बुला ली जाएगी 108 के तहत, नहीं, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, बाय बोथ द हाउसेस विद स्पेशल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज हर्ड बाय मिनिमम 5 जजेस, ओके, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, यहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले आपके उपराष्ट्रपति थे, तो बोला गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, डी आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता दिया आपको। अब देखिए, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बिकम मेड द नेशनल अगेंस्ट द कैपिटल रीजन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो 69, ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। दूध गंगा कहां पे है? दूध गंगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चेनाब की ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा, याद रखिएगा। यहां पर दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है या चेनाब नदी की एक सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। चल, हॉट स्प्रिंग बोला गया है, लोकेशन बोली गई है। मणिकरण कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, सही है। तप्त पानी जो है वो उड़ीसा में है, सही है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, सही है, ठीक है। ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे, ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बी आपका करेक्टली मैच नहीं है। आगे बढ़े। एक तरफ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको मैच करना है। डचिंगम ये कहां पर है? ये फोर्ट जम्मू कश्मीर में है। और देख लेते हैं, केवला देव की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है, ठीक है। फिर कान्हा तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, कई बार पूछा गया है, आसान है, ऐसे प्रश्न तो नहीं गलत होने चाहिए, तो ए सही उत्तर है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बिल्कुल भी गलत करने का सोचना भी मत परीक्षा में, क्योंकि नहीं गलत होने चाहिए। कई बार पूछे गए हैं कि कान्हा कहां पर है, ठीक है, केवला देव कहां पर है, फिर उसके बाद डचिंगम के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया है। चलो, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार हैं, तो ये याद रखिएगा प्लीज क्लास। इसको अगर आपको नहीं पता है जस्ट नोट डाउन कि जब हम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर लिथियम के भंडार हमको मिलते हैं, तो लिथियम के भंडार रियासी जिले जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। भारत अनेक खनिज तथा लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंट फॉर मेनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकेल एंड कोबाल्ट, सही। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, हो सकता है परीक्षा में अगली बार इसको अलग तरीके से पूछ लिया जाए। Which among the following state has main deposit of tin? तो टिन और हमें कहां मिलता है? छत्तीसगढ़ में मिलता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। As per the provisional figure of 2011 census, which one of the following state has the highest child sex ratio? तो ये छत्तीसगढ़ इसका भी आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितना है? 902 है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 969 है, उत्तर प्रदेश में 902 है। ये भी नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। इंद्रावती कहां पर है?
बताइए, इंद्रावती, मोल्लेम, कलेसर और बेतवा। मोल्लेम जो है वो तो गोवा में, बी का थर्ड, बी का थर्ड, तो ए आपका सही उत्तर होना चाहिए। इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ है। आपने, ठीक है, इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम गोवा में है। कलेसर की बात करेंगे हरियाणा, बेतवा झारखंड। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड प्रश्न, रिजर्वॉयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो समय आपको याद करा दूंगी, चिंता मत करिएगा। अब देखो ये प्रश्न, Which one of the following is correctly matched? करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो टर्म है ये एडवर्ड स्वेस द्वारा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। एजे टांसले की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया है। तो यहां पर तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो ए आपका करेक्टली मैच्ड है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर देख लो, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एडवर्ड स्वेस द्वारा दिया गया है। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एजे टांसले, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी टर्म दी है, कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। जैव विविधता, रेमंड दासमैन, दासमैन का नाम याद रखिएगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दासमैन, ठीक है। इकोसिस्टम एजी टांसले, ठीक है। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल और बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस। और नीच के बारे में पूछता है, नीच किसके द्वारा? गिरनल द्वारा, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है। 2024 में क्या कर दिया गया था, नीच मतलब क्या होता, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया था। तो प्रश्न की क्वालिटी तो 2024 में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अगर आपको नीच पता है ना, अभी मैं डिस्कस करूंगी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। एक बार आप समझ लेंगे ना तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछेगा, आप उसका उत्तर बहुत आसानी से दे लेंगे। अभी याद रख लो बस इतना, नीच जो था वो गिरनल द्वारा दिया गया था, ये भी पूछा गया था, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। गिरनल का नाम याद रखिएगा। चलो यहां पर देखो, बटेश्वर हिल, बिलारी रेंज, चिन और दोषी। चिन जो है ना वो मिजोरम में है, अरे मणिपुर में, सॉरी मणिपुर में है। तो सी का सेकंड एक ही जगह दिया गया है, तो उत्तर तो वैसे यही होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं बटेश्वर हिल की, तो ये बिहार में है, ठीक है। बिलारी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? बिलारी तो कई बार पूछा गया, बिलारी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया, मुझे लगता है 2024 में भी बिलारी दिया गया है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में, कर्नाटका में, ठीक है। और दोषी हिल की बात करेंगे तो हरियाणा में, तो डी का फर्स्ट ये, हाँ, तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। बटेश्वर हिल कहां पर है बताओ? बिहार में। बिलारी रेंज कहां पर है? कर्नाटक में, कई बार पूछा गया है। चिन रेंज जो है पहली बार पूछा गया था, ये मणिपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। और दोषी हिल जो है वो हरियाणा में है। चलो, सबका चैन किसने छीना है? मनी ने छीना है ना, तो याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। Who was the founder of हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? ये एक यूनिक प्रश्न था जो कि मुझे लगता है पहली बार परीक्षा में पूछा गया था। कल की क्लास में मैंने आपसे उसको डिस्कस किया था, आज की क्लास में फिर याद रख लीजिए। जब हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पर यतेंद्र नाथ, अजय घोष और फणिंद्र नाथ का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लो कहीं पर। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की थी? अब बताओ कि कौन सा प्रश्न है। ट्रेवलर से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन किसके समय में आया था। अब आप ट्रिक के थ्रू याद करो, कैसे भी याद करो, ये आप पर डिपेंड करता है। देखो यहां पर लिखा है फादर एंथोनी, तो अमर अकबर एंथोनी, ये सुना होगा ना, अमर अकबर एंथोनी, ठीक है। तो यहां पर एंथोनी जब भी आएगा तो अकबर का नाम याद रख लेना, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, बी आपका सही उत्तर है। अब ये तो याद हो गया, अकबर, अमर अकबर, एंथोनी से एंथोनी। जहांगीर की मैं बात करने जा रही हूं। देखो क्लास, आप जिस तरीके से याद करो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक पिक्चर के फॉर्म में अगर किसी चीज को याद कर लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा।
विलियम हॉकिन, थॉमस रो, ठीक है, और फ्रांसिस्को पेल्शर्ट। थोड़ा सा अजीब लगेगा जो ट्रिक बताने जा रही हूं, लेकिन याद रहेगा, इसकी गारंटी दिलाती हूं। आंख बंद कर लो 1 मिनट के लिए और ऐसा सोच लो कि एक शर्ट है, ठीक है, एक शर्ट है, उसमें एक चेहरा बना हुआ है जो रो रहा है, और वो किसका चेहरा है? विलियम का चेहरा है। विलियम का चेहरा शर्ट पे बना हुआ है जो रो रहा है, बस ऐसे इमेजिन करो। विलियम का चेहरा है, शर्ट पे बना हुआ, रो रहा है, क्या दिक्कत है बताओ? विलियम का चेहरा शर्ट पे बना हुआ रो रहा है, विलियम का चेहरा शर्ट पे बना हुआ है, रो रहा है, तो आपको याद रहेगा कि जहांगीर के समय पे कौन कौन से ट्रेवलर्स आए थे। तो सबसे पहले विलियम हॉकिन आए थे, ठीक है, फिर उसके बाद थॉमस रो आए थे यहाँ पे, ठीक है, थॉमस रो, विलियम और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। तो यहाँ से शर्ट याद रखना बस, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो मैंने सुंदर सी शर्ट बनाई है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, इसमें जो चेहरा बना हुआ है ये किसका है? तो आप क्या बताएंगे? मैम विलियम का है, और ये बेचारा रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है शर्ट, ठीक है, तो फ्रांसिस्को शर्ट हो गया, ठीक है, पेल्शर्ट हो गया, विलियम हॉकिंस हो गया, और थॉमस रो हो गया। ये सब जहांगीर के समय में आए थे। अमर अकबर एंथोनी से एंथोनी और अकबर, याद रखिएगा, अकबर के समय में आए थे, ठीक है। अभी मैं और बता देती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ बर्नियर देखो, बर्नियर की अगर हम बात करें, बर्नियर, तो ये जो औरंगजेब था ना, ये बड़ा कट्टर था, ये जानते हो ना, औरंगजेब बहुत कट्टर था। तो वो क्या करता था? लोगों को बर्न 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 कर देता था। तो बर्नियर याद रखना औरंगजेब के समय में आया था, ठीक है। यहां पर आपका सही उत्तर बी है। अभी आगे बता दे रही हूं, ये सही हो गया। चलो 1 मिनट इसको देखना है। यहां पर देख लो, जहांगीर के शासनकाल में भारत में आने वाले थे फ्रांसिस्को पेल्शर्ट, जो मैंने आपको बता दिया, आप शर्ट याद रखिएगा। ये एक डच फैक्ट्री का गुमाश्ता था, ठीक है। फिर जहांगीर के शासनकाल में एक पुस्तक भी लिखा था जिसका कि नाम जहांगीर का भारत था, ये याद रख लेना, जहांगीर का भारत था, ठीक है। फिर निकोलो मनुची की बात करेंगे, तो मनुची जो है वो दारा शिकोह के समय में आए थे। शाह आलम राजा जयसिंह के साथ कार्य किया था, वह इटली से आए थे, ठीक है। यहाँ पे बर्नियर की बात करेंगे, ये एक फ्रांसीसी था, ठीक है, या आपके शाहजहां के दरबार में आया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी की लड़ाई में। तो ऐसे याद रख लेना कि बर्नियर की जब हम बात करते हैं तो औरंगजेब और शाहजहां के समय में आया था, ठीक है, दोनों के समय में, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा हिंट रहेगा। चलो इसको सही कर लेना, बर्नियर, ठीक है। चलो अब देख लो यहां पर क्या दिया गया है। विलियम हॉकिंस, बताओ, विलियम रो रहा था ना, विलियम जो था वो रो रहा था, क्लियर है? शर्ट के लिए विलियम रो रहा था, शर्ट के लिए ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक शर्ट इमेजिन कर सकते हो उसमें विलियम का चेहरा, तो विलियम रो रहा था शर्ट के लिए, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये सब तो जहांगीर के समय में आए थे, बताओ, जहांगीर के समय में आए थे। फिर यहां पे राल्फ पिच की अगर हम बात करेंगे ना, ये जो पिच है अकबर के समय में आए थे, पिच एंथोनी, ये सब अकबर के समय में आए थे। तो दो हो गया यहां पर, फिर यहां पर क्या हो गया? 1 हो जाएगा, 2, ठीक है। 1 मिनट क्लास, इसको ध्यान दीजिएगा। पिच जो है अकबर के समय में आया है, ठीक है, ये जहांगीर के समय में आया है, और ये, ठीक है। चलो, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो ए ही है। देखो यहां पे तुरंत आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। 2, फिर विलियम्स हॉकिन, फिर डाउन्स, और ये रो, तो ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, जो चीजें मैं आपको बता रही हूं। यहां पर निकोलस डाउन्स भी याद कर लीजिएगा, निकोलस डाउन्स के बारे में। क्लियर हो गया ना ये चीज? चलो, तो यहां पर पिच याद रखिएगा, पिच और एंथोनी, ये दोनों जो हैं वो अकबर के समय में आए हैं, ठीक है।
शर्ट के लिए विलियम रो रहा है, कैसे भी विलियम रो रहा है, तो थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, शर्ट, और यहां पे डाउन्स भी याद रखिएगा, अब पूछ लिया है तो इसको भी याद रखिएगा, निकोलस डाउन, तो ये जहांगीर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप बर्नियर याद रखिएगा, जो बर्नियर है वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में आए हैं, औरंगजेब के समय में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पर हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, मैंने आपको बताया है, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय मराठा युद्ध, ये गलत है, ये हेस्टिंग के समय में है। तो यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी आपका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डी आपका सही सुमेलित नहीं है। जब हम बात करते हैं हेक्टर मुनरो की, तो यहां पर आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 में। तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध की बात जब हम करेंगे तो कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, मैंने ये सब चीजें आपको बताई है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करेंगे तो यहां पर आंग्ल नेपाल युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग के समय में हुआ है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, डी आपका सही उत्तर है। चलिए यहां पर देख लीजिए आप क्या बोला गया है। यहां पर सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध। ठीक है, यहां पर सेकेंड एंग्लो अफगान की बात की गई है, मराठा की बात की गई है। ठीक है, अच्छा यहां पे फ्रांसीसी, इसको मराठा को हटा दीजिए, देखिए क्लास थोड़ा सा गलत किया गया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पे फ्रांसीसी दिया गया, यहां पर 2 बार मराठा लिख गया, तो इसको सही कर लीजिएगा, और मैसूर। ठीक है, अच्छा अगर मैंने मैसूर के बारे में आपको बताया था तो आपको याद होगा कि मैसूर का जो पहला युद्ध था वो 17 मैंने आपसे कहा था ऐसे लिखिएगा जब हम एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा जो बता रही हूं, मैंने आपसे कहा था कि सब जगह 17 लिख लीजिए। ठीक है, 7 के बाद 6 आता है, 6-7 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 8 0 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 9 0 लिख लीजिए, और यहाँ पे 9 9 लिख लीजिए। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर, थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, इसमें मद्रास, ठीक है, इसमें मैंगलोर, इसमें श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, और इधर मैसूर। तो ये आपका यहां पूछा गया है सेकेंड एंग्लो मैसूर, तो वो 1780 के समय पे हुआ होगा। तो 1780 में देखो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, एक ही ऑप्शन दिया गया ये, तो ए का सेकेंड हो गया, ए का सेकेंड आपको एक ही जगह दिया गया। वाओ, काम बन गया, काम बन गया ना, एक ही ऑप्शन से आपने आंसर पे टिक लगा लिया, ये आपका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं आपसे एंग्लो मराठा वॉर की। ठीक है, मराठा की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 1802 में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध वाले का ट्रिटी साइन होगा। सब्सिडरी अलायंस की हमने बात की थी, सहायक संधि की लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, याद है पेशवा के साथ की थी, तो 1802 का समय होगा ये। तो यहाँ पे 1803 दिया गया है, तो सी का हम फर्स्ट मान लेते हैं, सी का फर्स्ट हो गया, ए का सेकेंड हो गया। फिर एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध की बात करेंगे तो ये 1750 हो गया देखो, और फिर एंग्लो अफगान युद्ध की बात करेंगे तो ये 1878 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1-2 अगर आपको याद है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, चलो आशा करती हूँ कि जो बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा हो। अब देखो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड-चोलपुरम टेम्पल, सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, सप्त पगोडा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको पता है, कल की क्लास में हमने चोल डायनेस्टी की बात की थी और मैंने आपको बताया था जब हम बात करते बृहदेश्वर टेम्पल की, इसका कंस्ट्रक्शन राजराज प्रथम द्वारा, राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम द्वारा कराया गया था। गंगईकोंड-चोलपुरम ये राजेंद्र प्रथम द्वारा, और ये इनके पुत्र हैं, राजराज प्रथम के पुत्र हैं राजेंद्र। तो मतलब आपका पहले 1 होगा, फिर 3 हो, फिर 2 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, यहाँ पे 2 पहले 1, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। अब यहाँ पे सप्त पगोडा दिया है, सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम दिया है, तो सप्त पगोडा पहले होगा,
नहीं सॉरी, आज आपकी मैम थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको सही करो, ये देखो ये इसको हटा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सप्त पगोड़ा होगा, बोल रही हूँ टिक इस पे लगा रही हूँ इसीलिए कह रही हूँ, ये होगा, फिर महाबलीपुरम होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। डी आपका सही उत्तर है। हम एक बार देख लेते हैं, डी सही उत्तर है। सब पगोड़ा की जब हम बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन एक द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया है। महाबलीपुरम की बात करेंगे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा इसे कराया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल राजराज प्रथम, ठीक है। फिर उसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम द्वारा, और मैंने आपको बताया था गंगईकोंड का उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। क्लियर है, तो डी आपका सही उत्तर है। रेशम बुनकरों के बारे में किस अभिलेख में दिया गया है, इसको देखिए। भितरी जूनागढ़ प्रयाग प्रशस्ति मंदसौर अभिलेख, तो यहाँ पर रेशम बुनकरों के बारे में दिया गया है मंदसौर अभिलेख में। डी सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ अभिलेखों को देख लेते हैं। आज हमने देखा भी है, जब हम बात करते हैं खारवेल की तो हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा। कलिंग राज खारवेल जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से रिलेटेड है। जूनागढ़ अभिलेख जिसको कि गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, उससे रिलेटेड रुद्र दामन है, ठीक है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज, याद रखिएगा ग्वालियर जो है वो भोज से रिलेटेड है। भितरी जूनागढ़ से स्कंदगुप्त, देवपाड़ा से बंगाल शासक विजय सेन। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने भी आपसे पहले भी पूछा है इस प्रश्न को, अगर ध्यान होगा। इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर कौन सा सही है। इधर भी इंस्क्रिप्शन के ही बारे में दिया गया है। ईश्वर वर्मन जो है वो जौनपुर अभिलेख से रिलेटेड है। जीवित गुप्ता जो है वो द्याग बड़ाक अभिलेख से रिलेटेड है। ईशा वर्मन जो है वो हरहरा पाषाण अभिलेख से रिलेटेड है। इसको डिफिकल्ट प्रश्न माना जाएगा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। सर्व वर्मन जो है वो गया ताम्रपत्र से रिलेटेड नहीं है। लिखना है तो नोट कर लो एक जगह, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सर्व वर्मन की बात करेंगे तो असीरगढ़ ताम्रपत्र से रिलेटेड है ये, ठीक है। क्लियर है, सर्व वर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र से। इस प्रश्न को देखिए यहां पर ध्यान से। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। क्यों जानकारी अधिक मिलती है? क्योंकि चोल शासक यहाँ पे दिया गया है, हाँ, अधिक जानकारी हमें चोल के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, ठीक है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। एकदम सही है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। मंदिरों में इन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया था जहां से हमें जानकारी मिलती है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? खारवेल से, ठीक है। आगे देखिए। Which of the following inscription gives the information about the two अश्वमेध यज्ञ? मैंने आपको बताया है अश्वमेध यज्ञ की जब हम बात करते हैं तो किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इसकी जानकारी हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ये याद रखिएगा। जो कि किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? धनदेव द्वारा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि किस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए उपश्रेणीकरण को लागू किया है, तो ये याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों के लिए उपश्रेणीकरण को किसने लागू किया है? तेलंगाना सरकार ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को के मंजूरी के बाद 14 अप्रैल 2025 को राज्य ने तेलंगाना अनुसूचित जातियों अधिनियम 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया है। तो बस तेलंगाना याद रखिएगा। अभी हम तेलंगाना से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं। पहली चीज आपको तेलंगाना के बारे में क्या याद रखनी है, अगर परीक्षा में पूछेगा अनुसूचित जातियों के लिए उपश्रेणीकरण को लागू किस राज्य ने किया है? तेलंगाना राज्य ने किया है। कब से? 14 अप्रैल से, याद रखिएगा। यहाँ पे 15% आरक्षण दिया है, ठीक है, 59 उपजातियों को, ये
भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करेगा तब, नहीं तो ज्यादातर प्रश्न क्या बन सकता है, ज्यादा चांसेस क्या, उप श्रेणी की बात अनुसूचित जातियों के लिए किसने की है, तेलंगाना ने की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर परीक्षा में इसी चीज को डिफिकल्ट बनाना होगा तो ये सारे पॉइंट्स भी पूछ लेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। 14 अप्रैल याद रख लीजिएगा, 15% की बात की गई है और कितने 59 उपजातियां हैं, ठीक है। फिर देखिए 30 मई 2025 को तेलंगाना सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक आदेश जारी कराया जिसमें कवाल टाइगर रिजर्व और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है, को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारों कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया है। तो क्या ध्यान रखा जा सकता है इस पूरे उसमें, आप याद रखेंगे कुमराम के बारे में, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व किसने घोषित किया है, तो तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित किया गया है। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व्स की, तो आपको पता है इसको नोटिफाई किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपको पता है ना। जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, कम्युनिटी रिजर्व की बात करते हैं, तो इन सबको नोटिफाई किया जाता है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व तेलंगाना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कवाल टाइगर रिजर्व जो है ना, कवाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो तेलंगाना में है, जिसको कि जोड़ने की बात हो रही है किससे, तडोबा से, तडोबा टाइगर रिजर्व से, जो कि महाराष्ट्र में है। तो तडोबा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कवाल टाइगर रिजर्व कहां है, तेलंगाना में है। और ये कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व बनाने की बात कही जा रही है किसके द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा, ठीक है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है तेलंगाना से रिलेटेड। और देखिए यहाँ पर हल्दी के उत्पादन वाले 2 शेष राज्यों में कौन कौन आता है, महाराष्ट्र आता है और तेलंगाना आता है, ये याद रखिएगा। हल्दी के उत्पादन में 2 शेष राज्यों में कौन कौन आता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। लिखते चलो, सारे स्टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं एक बार में आपको बताऊंगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तथा तकाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पर एक चीज और जो मैंने इसके पहले के क्लास में आपको बताया है कि हल्दी बोर्ड का कंस्ट्रक्शन, हल्दी बोर्ड का गठन, उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो ये याद रखिएगा निजामाबाद तेलंगाना में, किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, हल्दी के उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, निजामाबाद तेलंगाना में, किसके द्वारा, अमित शाह द्वारा, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर देखो यहाँ पर हम हैदराबाद स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की। यहां पर आपको क्या याद रखना है, एयरबस के सहयोग से कर्नाटक के कोलार जिले के वेम्मल इंडस्ट्रियल एरिया में भारत की पहली निजी नेतृत्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की गई है, ये याद रखिएगा। पहली है ना, यहां पर पहले जहां पर भी ये टर्म लिखा हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा समूह की एरोस्पेस शाखा यूरोपीय एरोस्पेस दिग्गज एयरबस के सहयोग से कर्नाटक के कोलार जिले में, ये याद रखिएगा, कर्नाटक के कहां पर, कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल इंडस्ट्रियल एरिया में भारत की पहली निजी नेतृत्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की गई है। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता, पूछ सकता है कि कौन कौन थे, तो यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा याद रखिएगा, एयरबस के सहयोग से कर्नाटक के कोलार जिले में, ये भी याद रखिएगा, कहां पर, कर्नाटक के कोलार जिले में। फिर देखिए जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, तो किसने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, तेलंगाना द्वारा यह घोषणा की गई है, यह भी याद रखिएगा, ये जून 2025 का करंट अफेयर है। तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया हमने, अभी और भी चीजों को करंट अफेयर में हम कवर कर लेंगे, बस ये याद रखिएगा, विश्व स्तरीय है ना ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बॉट शुरू किया है? तो मन मित्रा नामक चैट बॉट किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश द्वारा। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रख दिया है। फोर्ट विलियम याद है ना, 1800 में वेलेस्ली के समय पे, ठीक है। तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के अतिरिक्त अगर हम देखेंगे, फोर्ट विलियम के अंदर एक किचनर हाउस था, उसका भी नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मानिक शाह हाउस, ठीक है। तो फोर्ट विलियम को अब विजय दुर्ग कहा जाएगा और फोर्ट विलियम में ही किचनर हाउस था, उसको अब मानिक शाह हाउस कहा जाएगा। चलो, दूरसंचार और आईआईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के ने नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस नाम से बोला गया है? तो समर्थ नाम से, ये याद रखिएगा। तो सी डॉट ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ नाम से। चलो आगे देखें, हाल ही में भारत ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास से। ये मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब डेवलप किया है, याद रखिएगा। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग जो करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, ये याद रखिएगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच में कहां पर किया गया है? तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा। गणतंत्र दिवस 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी थी? तो भांग की खेती को मंजूरी किसने दी है? क्या बताएंगे आप? हिमाचल प्रदेश ने। चलो आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? तो सोरेंग में, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला जहां पर भी लिखा रहता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न बन जाए, ठीक है। सोरेंग जिले में, ये कहां पर? सिक्किम में, ये भी याद रखिएगा। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो आप क्या बताएंगे? संजय, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी गांव को। कहां पर है? गुनेरी गांव को, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, हो सकता है पूछ लिया जाए जैव विविधता विरासत स्थल कहां पर घोषित किया गया है? गुजरात, ठीक है। किस जिले में? कच्छ में। और उससे भी ज्यादा पूछेगा तो गुनेरी गांव, ये याद रखिएगा। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन पुरस्कार की राशि घोषित की है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री AK स्टालिन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपियों को समझने के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर जो है वो सिक्किम में शुरू किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? ये याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। तो आपने एक चीज देखा होगा, आईआईटी मद्रास से रिलेटेड हमें याद रखना है ये प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में, और आईआईटी मद्रास से ही रिलेटेड हमें हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब के बारे में भी याद रखना है। ऐसे प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं आईआईटी से रिलेटेड, इसीलिए याद रखिएगा। हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास, और यहाँ पर जब बात करेंगे डिजिटल क्रांति के लिए प्रोजेक्ट विस्तार तो आईआईटी मद्रास, ठीक है। अब 8 से 9 जनवरी 2025 को आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का थीम क्या था? विकसित भारत
कि जब हम बात करते हैं 2047 के लिए एक प्रति संसदीय ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, ठीक है, की स्थापना की है? तो वडनगर गुजरात में, वडनगर गुजरात में। चलो, 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई थी? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स को हम लोग ने थोड़ा जल्दी जल्दी देखा। इसी तरीके से करंट अफेयर्स को हम लोग और भी देखेंगे। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि मैं स्टेट वाइज करंट अफेयर्स को थोड़ा कवर कर लूँ कि तेलंगाना में जैसे हमने देखा कुछ चीज़ों को, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में, एमपी में, उस तरीके से भी हम करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठे। तो क्लास, आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि ये जो क्लासेस हों वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हों और यहाँ से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाएं। ठीक है, इस पर मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं रिवाइज करा सकूँ इन क्लासेस के माध्यम से। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। एक बार और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में बहुत ही आगे जाएं और अपना योगदान अपने देश को दें। ठीक है, जो भी हम योगदान दे सकते हैं अपने देश को वो हमें ज़रूर देना चाहिए। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करके धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास।